हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को डेली प्रश्न बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हो रहे हैं। अब आप लोगों की जो क्लासेस हैं ये हम बहुत बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत बड़े क्लासेस से आप लोग बोर होने लगते हैं और बहुत कम क्लास लेते हैं। अब आप लोगों की क्लासेस छोटे छोटे होंगे लेकिन कई क्लासेस होंगी और सारे प्रश्न आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो डेली क्लासेस को देखना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है और डेली आप लोगों को ढेर सारी क्लासेस भी मिलेंगी और बहुत सारे प्रश्न भी मिलेंगे, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेंगे। अगर आपकी क्लास छूट जाए तो आप बाद में उसको जल्दी से रिवीजन कर लें, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, मध्यकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग किसे या किसके युग को कहा जाता था। मध्यकाल में चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो किसके काल को कहा जाता था, आपको ये बताना है। काफ़ी आसान है, सभी को इसका उत्तर पता होगा कि मध्यकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता था। ऑप्शन में है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। और सभी को पता है इसका उत्तर कि कौन हो जाएंगे। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो चित्रकला है ये सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है या जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ है वो जहांगीर के टाइम पीरियड में हुआ था। इन्होंने सबसे ज़्यादा चित्रकला में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। यहाँ तक कहा जाता है कि इनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट या अनुभव था चित्रकला का कि ये जब भी कोई चित्र देखते थे तो बता देते थे कि इसके किस पार्ट को कौन से व्यक्ति ने बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा उनको नॉलेज था चित्रकला का कि वो देख करके एक चित्र के अगर कई पार्ट अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है तो वो उस पार्ट को देख के बता सकते थे कि इस चित्र का कौन सा पार्ट किस चित्रकार ने बनाया है। इतना ज़्यादा अनुभव था। और इन्हीं के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ। इनके टाइम में जो चित्रकला है वो इतने छोटे छोटे भी बनने लगे थे कि लोग उसको लॉकेट के रूप में अपने गले में भी पहनने लगे थे, अपनी पगड़ी में भी लगाने लगे थे। छोटे बड़े हर तरह के चित्र इनके काल में बनाए गए थे और इसीलिए इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो याद रखेंगे टाइम पीरियड किसका है, ये टाइम पीरियड आपके जहांगीर का है। इनके टाइम में विदेशी चित्रकला, भारतीय चित्रकला सभी का प्रादुर्भाव हुआ था, सबका मिश्रण देखने को मिलता है। इसलिए कुछ जो विद्वान हैं या वैज्ञानिक हैं या जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो फारसी चित्रकला है उसकी आत्मा जहांगीर के टाइम में विलुप्त हो गई, क्योंकि सभी चित्रकला का इनके टाइम पीरियड में विकास होने से सभी तरह के जो चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा इसका जो डिटेल है। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है, इसको आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी, आपको बताना है ये किस शैली में बना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। आपको बताना है कि जो सुप्रसिद्ध बड़ी ठड़ी शैली का चित्र बना हुआ है ये किस शैली में बना हुआ है। आपके सामने है बूंदी शैली, दूसरा है जयपुर शैली, तीसरा है आपके सामने कांगड़ा शैली और चौथा है किशनगढ़ शैली। फटाफट उत्तर देंगे कि जो आपकी बड़ी ठड़ी है ये कौन सी शैली में बना हुआ है। आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोगों को गलत नहीं करना है। याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। किशनगढ़ शैली में बना है आपका बड़ी ठड़ी जो पेंटिंग है। और जो आपकी बड़ी ठड़ी पेंटिंग है इसको भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत का मोनालिसा किसे कहा जाता है, बड़ी ठड़ी पेंटिंग को कहा जाता है। और जो एक बड़ी ठड़ी पेंटिंग है ये एक राजस्थानी चित्रकला है जो कि किशनगढ़ शैली से जुड़ा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा यह पेंटिंग जो बनवाया है वो किसने बनाया है, ये भी कई बार आया है कि बनाया किसने था इस पेंटिंग को, तो निहाल चंद ने। निहाल चंद ने इसको बनाया था, ये याद रखिएगा। निहाल चंद उनका नाम था, इन्होंने ही बड़ी ठड़ी पेंटिंग को बनाया है। और ये जो बड़ी ठड़ी है ये कौन थी, तो याद रखिएगा ये आपकी किशनगढ़ जो रियासत थे वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था सावंत सिंह। सावंत सिंह की प्रेमिका थी, ये भी याद रखिएगा। और वो उच्च कोटि की कवित्री भी थी। जो बड़ी ठड़ी थी वो सावंत सिंह की प्रेमिका भी थी और एक उच्च कोटि की कवित्री भी थी। उन्हीं के लिए ये चित्र बनाया गया था जिसको भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है, जो कि किशनगढ़ शैली में बना है और जिसको निहाल चंद ने बनाया है। राजस्थानी जो चित्र होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, वो एक चश्म होते हैं। एक चश्म का मतलब होता है कि फेस का एक ही पार्ट दिखाई देता है, उसका दोनों पार्ट दिखाई नहीं देता है। तो उसका आपको फिगर भी हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए हमारे भारत की मोनालिसा है।
यही आपकी बड़ी ठड़ी पेंटिंग है जिसको निहाल चंद ने बनाया है और जो राजा सावंत सिंह की प्रेमिका या उच्च कोटि की कवित्री हैं। भारत की मोनालिसा बड़ी ठड़ी पेंटिंग और ये है किशनगढ़ शैली में बनी है। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है और इसमें देखिए एक चश्म जो दिखाया गया यानी कि फेस का एक ही पार्ट आपको दिख रहा है, एक ही बगल दिख रहा है, दोनों बगल नहीं दिख रहे यानी कि दोनों साइड नहीं दिख रहे हैं। इसी को एक चश्म कहा जाता है। ये राजस्थानी शैली की विशेषता है कि इसमें जो आँख होते हैं, जो नाक होते हैं वो काफ़ी नुकीले तिरछे और खूबसूरत बनाए जाते हैं और फेस एक साइड का ही दिखाया जाता है, दोनों साइड नहीं दिखाया जाता, इसलिए इसको एक चश्म कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक चश्म क्या है? तो एक फेस का एक साइड दिखना ही एक चश्म है। ये भारत की मोनालिसा या इसको बनी ठड़ी पेंटिंग कहते हैं। इसको देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। भारत की मोनालिसा इसको कहा जाता है। वैसे मोनालिसा जो चित्र है आप सभी को पता है कि किसने बनाया है, लियोनार्दो दा विंची ने, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत चित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार है और आयोग का पूछा हुआ है। पूछ रहा है कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। कलमकारी जो चित्रकला है ये किसको निर्दिष्ट करती है आपको ये बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट और शानदार प्रश्न और काफ़ी इंटरेस्टिंग जुड़ी है इससे बातें, जिसको जानने के बाद आपको ये कभी नहीं भूलेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी कलमकारी चित्रकला क्या निर्दिष्ट करती है। तो पहला कह रहा है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। दूसरा कह रहा है पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन। तीसरा कह रहा है भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर थप्पड़ से या थप्पे मार करके की गई चित्रकारी। और चौथा कह रहा है उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। फटाफट उत्तर देंगे कि आपकी जो कलमकारी है ये क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही आकर्षक चित्रकला है जो कि मोस्टली पूरे इंडिया के साथ साथ ये वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको बनाया जाता है। तो याद रखेंगे कलमकारी क्या है। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की जाने वाली चित्रकारी है। इसके बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिए। जो कलमकारी है एक हस्तकला है और इसमें हाथ से जो सूती के कपड़े होते हैं इन पर रंग बनाए जाते हैं, यानी कि रंगीन ब्लॉक बनाए जाते हैं, डिज़ाइन बनाए जाते हैं और उस रंगीन ब्लॉक को एक तरीके से कहिए कि छापा जाता है और उसमें जो कलर है वो सब्जियों के उसमें रंग भरे जाते हैं और ख़ास करके इसमें आपके धार्मिक जो चित्र होते हैं वो ज़्यादातर बनाए जाते हैं। और ये जो है कहाँ फेमस है ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में प्रचलित है ये कला। ये क्वेश्चन भी आया है कि कहाँ पे है, तो ये आंध्रा में प्रचलित है, आंध्रा का चित्रकला है। इसको बनाते कैसे हैं, कलमकारी जो चित्र है इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जो आपका कलमकारी शब्द है ये मतलब एक तरीके से कहिए कि एक बढ़िया कपड़े की चित्रकला को निर्दिष्ट करता है और इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि ये भारत में जो चित्रकला है इसको सबसे पहले तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में ही डेवलप किया गया था और यहाँ भी दो तरह की चित्रकलाएं इसकी डेवलप हैं। एक मछलीपट्टनम कलमकारी है और एक आपका श्री कलाहस्त कलाकारी है। सबसे पहले तो इसमें कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको रात भर गोबर के घोल में डुबो कर रखते हैं और सुबह इसको धूप में सुखा देते हैं और जब ये सूख जाता है तब इसको दूध और मांड के घोल में फिर से डुबा देते हैं। बाद में इसको अच्छी तरह से सूख जाने के बाद मोटी सी लकड़ी से इसको कूटते हैं, यानी कि कूट करके इसको मुलायम बनाते हैं और मुलायम बनाने के करने के बाद इससे प्राकृतिक पौधे, पत्तियां, पेड़, छाल, इन सभी के रंगों का उपयोग करके बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया जाता है जिसके पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। याद रखिएगा ये तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉटन के कपड़े को गोबर के घोल में रात भर भिगाते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको दूध और मांड के घोल में सुखाते मतलब भिगाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं और उसके बाद उसको कूट के मुलायम करते हैं और उसके बाद उस पर हाथ से प्राकृतिक चीज़ों से कलर भरते हैं। काफ़ी खूबसूरत ब्लॉक और डिज़ाइन बना करके ये चित्र बनाया जाता है। इसका मैं आप लोगों को नमूना भी दिखा देती हूँ। आई थिंक इसका चित्र लगा है, आप देख सकते हैं। आपका ये है कलमकारी। देखिए कितनी खूबसूरत ये चित्र बनाई गई है और ये कॉटन के कपड़े पर हाथ से की गई चित्रकारी है और वो भी प्राकृतिक कलर से किया गया है जिसमें फूल, पत्तियां, छाल, इन्हीं के कलर लगाए गए हैं। आप देखिए कितना बेहद आकर्षक लग रहा है आपको। ये कॉटन का वो वस्त्र है जिसे गोबर के घोल में भी सुखाया गया है भिगो करके, जिसको जो है दूध और जो है मांड में भी भिगा के सुखाया गया और उसके बाद कूट कूट करके फिर सुखवाने के बाद उस पर हाथ से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। इसको कहते हैं कलमकारी, जिसकी दो शैलियाँ प्रचलित हैं और दोनों आपके आंध्र प्रदेश में प्रचलित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं आप ये सब भारत की
जो है अनमोल धरोहर हैं जो पूरे विश्व में फेमस हैं और भारत में भी। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही आसान है, रिपीटेड है क्योंकि हम ये सॉल्व कर चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसान है। चलिए दीजिएगा जवाब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में कहाँ पे है जहाँ पे चित्रकारी मिलती है, कहाँ पे भित्त चित्रकला आपको देखने को मिलेगा, आपको ये बताना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। आपके सामने अजंता की गुफाएँ, लेपाक्षी की गुफाएँ और आपकी सांची स्तूप। तो आप सभी को बताना है कि कहाँ पे मिलेगा आपकी भित्त चित्रकला। देखिए पहले में है केवल पहला, दूसरे में है पहला दूसरा और तीसरे में है तीनों और चौथे में है कि कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिएगा, कहाँ पे आपको भित्त चित्रकला देखने को मिलेगा, और ये मैं आपको पहले भी बताई हूँ। तो चलिए आज और भी डिटेल में बता देते हैं। ये जो आपकी चित्रकला है, खास करके अगर बात करेंगे कि आपके अजंता की, तो अजंता आप सभी लोगों को पता है कि अपनी चित्रकारी के लिए विश्व विख्यात है। इसके अलावा जो आपका लेपाक्षी मंदिर है, ये भी अपने दीवारों की जो चित्रकला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और जो लेपाक्षी मंदिर है, याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का है ये मंदिर, बहुत ही फेमस जो है ये मंदिर है और इसकी चित्रकला भी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। यहाँ पे भगवान शिव, विष्णु, गणेश, काली, लक्ष्मी, ऐसे बहुत सारे भगवान के जो चित्र हैं वो इस मंदिर के दीवारों पर बनाए गए हैं। साथ ही आपको अजंता के बारे में मैंने बताया ही था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसमें आपकी 29 गुफाएँ हैं जिसको मोस्टली गुप्तों ने बनवाए हैं। और ये सारे जो यहाँ के दीवारें हैं बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग या चित्र से बनाए गए हैं, खूबसूरती यहाँ देखने को मिलती है। सांची के स्तूप पे कोई भित्त चित्रकला इस तरह का खास देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आपका सांची का स्तूप नहीं होगा। बाकी आपका पहला दूसरा सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, पहला दूसरा। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा राजस्थानी शैली की चित्रकला के संदर्भ में कौन सी बात है जो सत्य है, विचार कीजिए। पहला कह रहा है इस शैली में पश्चिमी भारतीय या जैन शैली पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण मुगल शैली के साथ किया गया है। क्या ये बात सही है कि इस शैली में पश्चिमी भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण मुगल शैली के साथ किया गया है। दूसरा कह रहा है इस शैली में शिकार एवं दृश्य, राधा कृष्ण की प्रेम लीला और 12 मासा रागों को चित्रित किया गया था। तीसरा कह रहा है पहाड़ी शैली इससे पूर्णतः भिन्न शैली है। आपको बताना है कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। पहाड़ी शैली कह रहा है पूर्णतः इससे भिन्न शैली है, इससे भिन्न शैली है। आपको बताना है क्या है जो आपका सही हो जाएगा। भिन्न शैली है, भिन्न शैली है। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्ट आधारित है। हम आपको कूट भी दिखा दे रहे हैं। कूट में आपके पहले में है केवल पहला दूसरा, दूसरे में है दूसरा तीसरा, सी में है केवल दूसरा और आपके डी में है केवल तीसरा। तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपके सामने है। फिर से मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, कूट आपने देख लिया है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्या इस शैली में पश्चिमी भारत व जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण मुगल शैली के साथ किया गया था? क्या इस शैली में शिकार के दृश्य, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, 12 मासा और रंगों को जो है ये चित्रित किया गया था? क्या पहाड़ी शैली इससे पूर्णतः भिन्न शैली थी? आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है केवल दूसरा और डी में है केवल तीसरा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा, आयोग का पूछा हुआ है। तो क्या है जो सत्य है आपको वो बताना है। तो आपका पहला दूसरा जो है ये सत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा सही है। जो आपकी राजस्थानी शैली है इसकी विशेषता जान लीजिए। राजस्थानी जो शैली है, इनकी जो चित्रकला होती है, इसमें पश्चिमी भारतीय व जैन शैली का पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण और साथ ही मुगल शैली की चित्रकला की विशेषता भी देखने को मिलती है। इसमें पुराने विषयों का समावेश भी किया गया है, जैसे शिकार का दृश्य हो गया, राधा कृष्ण की प्रेम लीला हो गई जो कि मिथकीय है, 12 मासा है, रागों का चित्रण, इन सभी को लिया गया है। पहाड़ी शैली ने भी राजस्थानी शैली की परंपराओं को जारी रखा है, यानी कि पहाड़ी शैली जो है ये राजस्थानी शैलियों से काफ़ी प्रभावित है। ये कह रहा है पूर्णतः भिन्न है, तो भिन्न नहीं है बल्कि प्रभावित है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए आपका ये सत्य नहीं है। आपका पहला दूसरा बिल्कुल सही हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है बाघ की गुफा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त सामान्य जीवन से संबंधित चित्र
को भी चित्रित किया गया है। दूसरा कह रहा है बाघ की गुफा संख्या 2 में निर्मित सर्वश्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि बौद्ध गौतम बुद्ध का है। तीसरा कह रहा है बाघ की गुफा संख्या 5 को रंगमहल कहा जाता है, जिसमें नर्तकों का नृत्य करते हुए दिखाया गया है। आपको बताना इसमें से क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। इसके अलावा कोट आप ले लीजिए। पहले में है कि केवल पहला, और फिर दूसरे में है केवल दूसरा। आपका यहाँ पे पहला दूसरा की जगह छठा दे दिया है, तो छठे में है आपका पहला तीसरा और सातवें में है पहला दूसरा। आपने कूट देख लिया है। आपको इस कूट के देखने के बाद आपको फिर से ऑप्शन में दिखा दे रही हूँ और आप ऑप्शन की सहायता से उत्तर दे सकते हैं कि बाघ की गुफा के बारे में कौन सी बातें हैं जो आपकी सत्य हो जाएंगी। तो याद रखेंगे आपका पहला दूसरा सही है। बाघ की गुफा में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ जो है शैलकृत या चित्रकला देखने को मिलती है, लेकिन ये ज़्यादातर किससे जुड़ा हुआ है? सामान्य जनजीवन से जुड़ा हुआ है। सामान्य जीवन की जो बातें होती हैं उसी को इसमें दिखाई गई हैं। दूसरा सही है कि बाघ की संख्या 2 में निर्मित सर्वश्रेष्ठ जो प्रसिद्ध चित्र है वो पद्मपाणि का है। पद्मपाणि का हालांकि जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो अजंता में देखने को मिलता है, लेकिन बाघ की गुफा संख्या 2 में भी पद्मपाणि की बढ़िया चित्र देखने को मिलती है। तो ये दोनों बातें सत्य हैं। तीसरा क्यों गलत है? यहाँ पे ये 5 की जगह पे 4 कर दीजिए तो ये भी सही हो जाएगा। बाघ की गुफा संख्या 4 को रंग महल कहा जाता है। इसमें नर्तकों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है, यानी कि एक सभा जैसी संरचना है जहाँ पे बीच में नर्तक या नर्तकी डांस कर रहे हैं। चारों तरफ लोग बैठ के उस दृश्य को देख रहे हैं। इसी को रंग महल कहा गया है, जो बाघ की गुफा संख्या 4 से जुड़ा हुआ है। संख्या 2 याद रखिएगा, पद्मपाणि का फेमस चित्र वहाँ देखने को मिलता है। और बाकी बौद्ध धर्म से कुछ प्रभावित है। बाकी जो वहाँ पे चित्र देखने को मिलते हैं वो आम जनजीवन से जुड़े हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये सारे, आप लोगों को बिल्कुल और ये बिल्कुल याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट करा देखिए, इसमें पहला दूसरा यानी कि 7 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? सत्य कथन बताना है आपको। कह रहा है बादामी की गुफाओं में निर्मित चित्र हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। दूसरा कह रहा है बादामी के चित्र बनाने की प्रविधि बाघ की गुफा से मिलती जुलती है, जबकि मुद्राएं, वस्त्र सज्जा एवं रंग संयोजन के मामले में बादामी की चित्रकला पर अजंता कला का प्रभाव, अजंता कला का प्रभाव, यहाँ पे अजंता है याद रखिएगा, अजंता कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पहले में कह रहा है केवल पहला, दूसरे में कह रहा है केवल दूसरा, तीसरे में कह रहा है पहला दूसरा, चौथे में कह रहा है कोई नहीं। आपके सामने ऑप्शन भी है और कोड भी, और आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। आपकी जो बादामी की गुफा है इसमें चित्र हिंदू और जैन दोनों धर्मों से आपके जुड़े हुए हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी फेमस है। और दूसरा कह रहा है बादामी के चित्र बनाने की जो प्रविधि है ये बाघ की गुफा से मिलती जुलती है, जबकि इसमें जो वस्त्रों का साज सज्जा है और रंग संयोजन है ये अजंता की कला से प्रभावित है या उसके प्रभाव इस पर देखने को मिलते हैं। ये बात भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या सत्य हो जाएगा? तो याद रखेंगे आपका जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है, दोनों बातें एकदम से सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। याद रखेंगे ये हिंदू और जैन धर्मों से प्रभावित है। और आपकी ये बातें भी याद रखिएगा कि बादामी चित्रकला पर अजंता और बाघ दोनों गुफाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। बाघ की गुफा से जो मिलता है वो चित्र कैसे बनाना है प्रविधि मिलती है, बाकी साज सज्जा और रंग संयोजन की जो बातें हैं वो ये प्रभावित किससे हैं? अजंता की गुफाओं से प्रभावित हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है आपको। पहला कह रहा है तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में सित्तनवासल की गुफाओं में 9वीं सदी के दौरान जो चित्र निर्मित किए गए उन्हें सित्तनवासल चित्रकला के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है सित्तनवासल की चित्रकला बौद्ध विषयों के प्रतीकों से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। तीसरा कह रहा है सित्तनवासल चित्रकला के अंतर्गत निर्मित चित्र में पांड्य राजा रानी और एक नर्तकी का चित्रण प्रशंसनीय है। आपको बताना है पहले में है केवल पहला दूसरा, दूसरे में है पहला तीसरा, तीसरे में है तीनों और चौथों में है सभी, यानी कि यहाँ पे आपके सामने 2 कूट सेम सेम हो गए हैं, तीसरा और चौथा सेम सेम हो गया है।
पहले में है आपका पहला दूसरा, दूसरे में है पहला तीसरा। आप देखिए आपके सामने मैं फिर से ऑप्शन रख दे रही हूँ, आपके लिए नया होगा, लेकिन याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखेंगे बिल्कुल सही है आपका पहला दूसरा एकदम। दूसरा जो है ये सही नहीं है। दूसरे में क्या गलती है तो अभी बता दे रहे हैं। पहला तो याद रखिएगा कि जो तमिलनाडु का कोट्टई ज़िला है, यहाँ से सित्तनवासल गुफाओं में 9वीं सदी के दौरान जो चित्र निर्मित किए गए हैं उनमें से उन्हें क्या कहा जाता है, सित्तनवासल चित्रकला कहा जाता है। तो पहला तो सत्य हो गया। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध नहीं होगा बल्कि बौद्ध की जगह पे जैन हो जाएगा, यहाँ पे जैन हो जाएंगे। सित्तनवासल चित्रकला जैन विषयों के प्रतीकों से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जैन होना चाहिए। बाकी ये सही है कि सित्तनवासल चित्रकला के अंतर्गत निर्मित चित्र में पांड्य राजा रानी और एक नर्तकी के प्रशंसनीय चित्र है। तो पहला तीसरा सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। पहला तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत है ये भी बता दिया मैंने। यहाँ पे बौद्ध नहीं बल्कि जैन होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला कह रहा है कि भारत में गुफा चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य उच्च पाषाण काल से प्राप्त हुआ। दूसरा कह रहा प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र के नमूने मात्र भीमबेटका से प्राप्त हुए। तीसरा कह रहा हड़प्पा के चित्रों में ज्यामितीय आलेखों के अलावा मानव, पशु, पक्षियों व वनस्पति आदि का चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं और क्या है। अब आपको अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो आपका, इन पे विचार करने के बाद कौन सा है जो सत्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। सत्य नहीं है बताना है, याद रखिएगा सत्य नहीं है ये बताना है। अब आपके सामने है 3 ऑप्शन और इसमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है उसको बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंडिविजुअल 3 एग्ज़ाम के क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन में समाहित किए गए हैं। तो क्या है जो आपका सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सत्य नहीं है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल के जो चित्रकला के नमूने हैं ये मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश से भी मिले हैं, भीमबेटका से भी मिले हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, रायगढ़ से भी मिला है, पंचमढ़ी और होशंगाबाद से भी मिला है जो कि मध्य प्रदेश में है, बिहार के शाहाबाद से भी मिला है। यानी कि कई राज्यों के कई प्लेस से मिला है और यहाँ पे कह रहा है सिर्फ भीमबेटका से मिला, इसलिए गलत हो गया है। आपकी मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों के चित्र सबसे पुराने माने जाते हैं। और आप देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश है इसके पंचमढ़ी और होशंगाबाद में भी चित्र मिले हुए हैं, महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी चित्र मिले हैं, बिहार में भी मिले हैं। तो इस तरह से आपका जो दूसरा ये सत्य नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। चित्रकला का जो विकास है, जो प्रारंभ है, जो शुरुआत है उच्च पुरा पाषाण काल से हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चित्र बनाए गए थे वो मध्य पाषाण काल में बनाए गए थे। ये भी याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए, लेकिन शुरुआत कहाँ हुआ है, उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ। इसके बाद आया था मध्य पाषाण काल जिसमें सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए थे। तीसरा आपका सही है कि हड़प्पा में जो चित्र हैं इन पे ज्यामितीय आलेखों के अलावा मानव, पशु, पक्षियों और वनस्पति आदि के चित्र किए गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे ज्यामितीय आलेख भी बनाए गए हैं, मानव भी बनाए गए हैं, पशु भी बनाए, पक्षी भी बनाए गए, वनस्पतियाँ भी बनाई गई हैं। इन सब का चित्र जो है हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ से माना जाता है कि चित्रकला का वास्तविक विकास हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से जो गुफाओं में और अन्य जगह पे जो चित्र थे वो निकल करके अब आ गए थे बर्तनों के ऊपर, सिक्कों के ऊपर, इन जगहों पे। ये देखिए आपके सामने है प्राचीन काल की जो गुफाओं में मानव ने चित्र बनाए हैं, उसकी आपके सामने नमूना है जिसमें आप देखेंगे कि पत्थर के कलर हैं, इन सब पत्थरों के या अन्य अन्य कलर के जो मतलब सॉफ्ट कलर आपके चट्टान होते थे उनका उपयोग करके ये लोग तरह तरह के जीवों का देखे कैसे कैसे डिज़ाइन बनाया करते थे। ये सब प्राचीन, सबसे प्राचीन चित्रकला के उदाहरण हैं जो भीमबेटका वगैरह में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार है, आईएएस में आया हुआ है। मधुबनी चित्रकला के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी बात है जो सत्य है। पहला कह रहा है यह चित्रकला बिहार के अंग और मगध क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरा कह रहा है यह अधिकतर बिहार के मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बनाई जाती थी, अतः मिथिला क्षेत्र में प्रचलित होने के कारण इसे मिथिला या मधुबनी कला कहा गया। तीसरा कह रहा है मधुबनी चित्रकला में सामान्यतः पौधों से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया जाता था। अब आपको बताना है कि क्या है जो मधुबनी चित्रकला के बारे में सही है। कूट देख लीजिए, पहले में कह रहा है पहला दूसरा, दूसरे में कह रहा है केवल तीसरा, तीसरे में कह रहा है पहला तीसरा और चौथे में कह रहा है कि दूसरा और तीसरा।
चलिए बच्चा लोग बताएंगे कि क्या है जो सही हो जाएगा मधुबनी चित्रकला के बारे में। तो जो आपका सत्य है वो याद रखेंगे। आपका पहला और दूसरा और तीसरे का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। दूसरा और तीसरा ये आपका सही हो जाएगा। पहला आपका क्यों गलत है? क्योंकि ये अंग मगध में नहीं है, बल्कि यह बिहार के मिथिला क्षेत्र में है। इसके अलावा नेपाल के तराई क्षेत्र में भी ये प्रचलित है। तो आपका मिथिला हो जाएगा और आपका नेपाल का तराई क्षेत्र हो जाएगा। ये अंग मगध में नहीं, इसलिए गलत हो गया है। यह अधिकतर बिहार के मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बनाई जाती थी तथा इसे मिथिला क्षेत्र में प्रचलित होने के कारण इसे मिथिला या मधुबनी कला कहा गया है। मधुबनी जो कला है इसमें सामान्यतः पौधों से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया जाता है और इस कला का उपयोग शुरुआती दौर में घर में रंगोली बनाने के लिए किया जाता था, जिसको महिलाओं के द्वारा प्रचलित किया गया था। धीरे धीरे करके ये कला इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि अब इसे पूरी दुनिया में जाना जाता है और ये चित्रकला मोस्टली जो है वो महिलाओं के द्वारा आज भी किया जाता है, जिसमें वो प्राकृतिक कलर का उपयोग करके बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग का निर्माण करते हैं। इसी को मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। क्योंकि मधुबनी क्षेत्र मिथिला क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए इसका नाम ही मधुबनी या मिथिला पड़ गया है। तो आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि अंग मगध नहीं बल्कि मिथिला और नेपाल के तराई क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। आपको मधुबनी चित्रकला का हम नमूना भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, इसमें काफ़ी चटक रंग का उपयोग किया जाता है। मधुबनी कला का जो विशेषता है, इसमें काफ़ी चटक यानी कि गाढ़े रंगों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ये पेंटिंग काफ़ी सघन बनाया जाता है, इसमें कहीं खाली जगह नहीं छोड़ा जाता। आप देख रहे हैं कितनी बारीक डिज़ाइन की गई है। कहीं भी आपको इसमें पेंटिंग में कहीं कोई ऐसा प्लेस नहीं मिलेगा कि जहाँ पे कहीं भी खाली जगह हो। किसी भी कोने में आप देखेंगे इतना गजब ये लोग डिज़ाइन करते हैं कि कहीं 1% भी खाली नहीं रहता। सब तरफ देखिए पूरा डिज़ाइन से भरी रहती हैं। इनकी जो पेंटिंग की विशेषता यही है कि काफ़ी चटक और गाढ़े रंग का उपयोग करेंगे और दूसरा पेंटिंग में कहीं स्पेस नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल फिल कर देते हैं कलर से। इसी को कहा जाता है मधुबनी। देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के द्वारा इसको बनाया गया है। कलर भी काफ़ी बढ़िया है, संयोजन बहुत अच्छा है कलरों का और मोस्टली महिलाओं ने इसको प्राकृतिक रंगों से बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपको आज की हम 10 प्रश्नों की ये श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए, जिसमें हमने मोस्टली चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको क्वेश्चन भले ही कम मिले लेकिन वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। इसी को ध्यान में रखिए, आज क्वेश्चन की संख्या कम लेकिन व्याख्या ज़्यादा किया गया है। ये एक एक क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चंस के बराबर हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो इससे आपके कई एग्जाम के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, या एक आपके 10 क्वेश्चन से लगभग 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, बशर्ते आप ध्यान से व्याख्या को सुने और जो क्वेश्चन के दरमियान बाकी जो बातें बताई जाती हैं उसको भी गौर फरमाएं, क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसलिए अब आप लोगों को क्लासेस थोड़ी छोटी मिलेंगी, प्रश्न की संख्या कम रहेगी, लेकिन वो काफ़ी गूढ़ प्रश्न होंगे और क्लास भी काफ़ी गूढ़ होगी। आप लोगों को जब भी समय मिलेगा छोटा क्लास होगा, फटाफट आप लोग इसको देख लीजिएगा और अब आलस नहीं करना है, खूब मेहनत कीजिए। और उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा और हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।